नमस्कार दोस्तों। सोचिए, भारत के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थल पर अचानक से गोलियां और तोपें चलने लगी। मंदिर की दीवारें गोलियों से छलनी हो जाएं, वहां पर मौजूद हजारों लोग चीखने लगे। क्या ये कोई दुश्मन देश का हमला था या फिर अपनी ही सरकार का कोई ऑपरेशन? साल था 1984 का। जगह थी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जहां होने वाला था भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार। आखिर क्यों अपनी ही सेना को भेजा गया मंदिर के अंदर? क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा कदम उठाया और इसका अंजाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की असली कहानी और इसके पीछे के वो कारण और वो परिणाम भी हम जानेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास को अंदर तक हिला के रख दिया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा सच जो आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में नई जानकारी देगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास और पंजाब की राजनीति की सबसे बड़ी घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आंदोलन का क्या जो है महत्व रहा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम एक क्रम से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब और भारतीय इतिहास का सबसे अहम हिस्सा है। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की सबसे पहले कहाँ से? विभाजन के पूर्व वाले भारत से। यानी जो आप ये देख रहे हो ये नक्शा है भारत का, और ये भारत का कब का नक्शा है? विभाजन से पहले का नक्शा है। आप यहाँ पर जो है पंजाब देख पा रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं क्या है? पंजाब है। आप इसको ध्यान में रखना और उसके बाद मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना ये कि जब भारत का जो है कह सकते हैं भारत देश इतना आज़ाद हुआ 1947 को ना, उसी दौरान क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम लीग के तहत जो है किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से एक मुस्लिम देश की मांग अलग कर दी कि उन्होंने कहा कि मुझे एक मुस्लिम देश चाहिए, जिसकी मांग कर दी। अब इस मांग को लेकर के जो है पंजाब के जो है सिखों का जो मानना था कि भारत का विभाजन ना हो, और ये पंजाब के सिखों का ही नहीं, भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों का और सभी देशवासियों का मानना था कि भारत का विभाजन ना हो। अगर भारत का विभाजन होगा तो कहीं ना कहीं जो है भारत का एक भूभाग जो है अलग देश बनेगा, और ये किसी को उस समय मंजूर नहीं था। लेकिन ये विभाजन क्या हुआ, रुका नहीं, और विभाजन नहीं रुका तो क्या हुआ, पंजाब, जब ये भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के दौरान क्या हुआ, कह सकते हैं पंजाब का कुछ हिस्सा, यानी पंजाब का भी कुछ हिस्सा जो है कहाँ चला गया, कह सकते हैं पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। अब यही बात थी जो है सिख को मंजूर नहीं थी। उनको पता था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो कहीं ना कहीं जो है जब नया पाकिस्तान बनेगा तो उस नए पाकिस्तान में पंजाब का कुछ हिस्सा जाएगा, जो कि सिख कौम को मंजूर नहीं था। लेकिन ये जब भारत का विभाजन हुआ तो ये पंजाब का आधा हिस्सा जो चला गया वो पाकिस्तान में चला गया और आधा हिस्सा भारत में रह गया। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, इस हिस्से में जो लोग रह रहे थे, इस हिस्से में जो हिंदी बोलने वाले लोग रह रहे थे, वो कहाँ पर आ गए, पंजाब के इस हिस्से में आ गए। ठीक। और इस हिस्से में जो मुस्लिम लोग थे जो उर्दू बोलते थे या कोई अन्य भाषा बोलते थे, वो लोग इस हिस्से में चले गए। अब यहाँ पर समझना, इस हिस्से में, पंजाब के इस हिस्से में जब हिंदी बोलने वाले लोग आए तो यहाँ पर दो भाषी लोग हो गए, यानी कि पंजाबी तो पहले से थे ही, ठीक है, और यहाँ पर कौन आ गए, हिंदी बोलने वाले लोग भी आ गए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो आगे चल करके, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, ये हिस्सा जो आप हरे कलर का हिस्सा देख रहे हो, ये पंजाब का वो हिस्सा है जो कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। और ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा कहाँ पर गया है, ये हिस्सा गया है आपका भारत में है, ये हिस्सा आपका भारत में है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर नया पाकिस्तान बन गया। ठीक है। अब आपको जो हम समझाने जा रहे हैं उस चीज़ को समझो, यानी विभाजन की वजह से जो है
पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक एक रूपता टूट गई। और ये क्यों हुआ? मैंने कहा ना कि कुछ लोग जो है, जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, वो कहाँ पर आ गए? पंजाब के इस हिस्से में आ गए। और जो यहाँ कुछ मुस्लिम वगैरह थे वो इस हिस्से में चले गए। अब यहाँ पर दो भाषा बोलने वाले लोग हो गए, यानी पंजाबी तो पहले से ही थे लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग भी यहाँ पर आ गए। अब और आगे आ जाओ, एक चीज़ को ध्यान से समझना है कि जो है, अब देखो इसी विभाजन की वजह से सिख क्यों नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, क्योंकि उनको पता था अगर विभाजन होगा तो पंजाब ही मुख्यतः बटेगा, ठीक है, और पंजाब बटा। और विभाजन की वजह से क्या हुआ कि जो सिख कौम थी, पंजाब की जो सिख कौम थी, उसका जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस थे, यानी ननकाना साहब, ठीक है, लाहौर, ये सिख कौम के ऐतिहासिक जो है केंद्र है, ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। और यही बात जो है सिख कौम को बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी भावनाओं को आहत कर गई। वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। अगर भारत का विभाजन हो तो ये केंद्र जो आप देख रहे हो, जो सिख के ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र हैं, ये जो है भारत में ही रहे, यानी पंजाब में ही रहे। लेकिन ये पंजाब में ना होकर कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इसी से सिख कौम की भावनाओं को आहत हुआ और उनको लगा कि जो है उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या किया जा रहा है? अकेला महसूस कराया जा रहा है या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ठीक है। अब ये बात यहाँ तक हो गई। अब इसकी बाद की जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं सिख कौम के अंदर जो है कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना का बीज डाल दिया जो वो आगे चल के ऑपरेशन ब्लू स्टार में बदल गया। यानी कि ये देखो, ये हुई 1951 समय, सन 1951 में एक जनगणना हुई। क्या हुई? एक जनगणना हुई, ठीक, ये ध्यान में रखना। यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार का बीज। ये जनगणना हुई पंजाब के अंदर। अब पंजाब के अंदर जब जनगणना हुई तो पंजाब के अंदर दो लोग थे, एक हिंदी बोलने वाले लोग थे और एक पंजाबी बोलने वाले लोग थे। अब जब जनगणना हुई तो जनगणना में जो वहाँ के हिंदी बोलने वाले लोग थे उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी चढ़कर लिखा दी, ठीक है। अब पंजाबी लोगों की मातृभाषा पंजाबी लगाई, अब पंजाबी लिखाया। अब समझो यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा दिखने लगी और पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या कम दिखने लगी। तो पंजाब के जो सिख थे उनको कहीं ये महसूस हुआ कि जो है हिंदी बोलने वाले लोग जानबूझकर उनकी पंजाबी भाषा को दबा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ सिख कौम के अंदर बैठ गई कि कहीं ना कहीं जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं ये जानबूझ करके जो है पंजाब की भाषा जो है पंजाबी भाषा है उसको दबा रहे हैं, यानी पंजाब के सिख की जो सांस्कृतिक सभ्यता का दमन कर रहे हैं। ये बात पंजाब के सिखों को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अब इसी के तहत क्या हुआ, पंजाब के जो सिख लोग थे उन्होंने वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी थी पंजाब की एक, जिसका नाम था अकाली दल। जैसे हमारे यहाँ ना सपा है, हाँ बीजेपी है, ये सब पार्टी होती है ना, ऐसी वहाँ भी एक पार्टी थी पंजाब में और उसका नाम था अकाली दल, ठीक है। ये देखो, ये रहा अकाली दल, ठीक है। ये अकाली दल के जैसे प्रमुख नेता थे बादल सिंह थे, मास्टर तारा सिंह थे, ठीक, गुरचरण सिंह थे। ये सब क्या है जो है कह सकते हैं कि वो अकाली दल के प्रमुख नेता थे। लोग वहाँ से आए और उन्होंने कहा, पंजाब के लोगों ने इनके सामने बात रखी कि देखो पंजाब में जो है हिंदी बोलने वाले लोग जो है ज़्यादा हो रहे हैं, वो जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी भाषा को दबा रहे हैं। अब ये चीज़ इनके मन में बैठ गई और इन्होंने क्या क्या सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाबी बोलने वाले लोगों की जो है संख्या को अलग किया जाए, हमें भाषा के आधार पर एक राज्य दिया जाए। उन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर, ठीक, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर सिख को या जो पंजाबी बोलते हैं उनको एक अलग राज्य दिया जाए। उन्होंने एक नए राज्य की डिमांड कर दी। किन्होंने किया था? पंजाब के सिख ने किया था। क्यों किया था? कि वो नहीं चाहते थे कि हमारी भाषा का क्या हो, जो है दमन हो, हमारी भाषा किसी अन्य भाषा के द्वारा दबाई जाए। उनका मेन रोल क्या था? वो चाहते थे कि पंजाब में सिर्फ कौन रहे? पंजाबी बोलने वाले सिख रहे। कौन सिख रहे? पंजाबी बोलने वाले सिख रहे। इसको लेकर के उन्होंने अकाली दल से कहा। अकाली दल ने क्या किया? ये मांग सरकार के सामने रखी और उन्होंने क्या चलाया? एक आंदोलन चलाया। क्या चलाया? आंदोलन चलाया। और आंदोलन कौन था आपका? पंजाबी सूबा जिंदाबाद। मोर्चा का नाम था पंजाबी सूबा जिंदाबाद। और इस जो है अभियान के या कह सकते हैं इस आंदोलन के जो बड़े नेता थे वो मास्टर तारा सिंह थे। कौन थे? मास्टर तारा सिंह थे। ये देखो, ये मास्टर तारा सिंह है। और इन्होंने क्या किया कि जो है पंजाबी सूबा जिंदाबाद आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में आगे आकर के उन्होंने आंदोलन किया। पूरे पंजाब के सिखों का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा सरकार से कि पंजाब में भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाया जाए।
क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं और जो है अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, और ये सिख कौम नहीं चाहती थी कि हम जो है हमारी भाषा का दमन हो। वो ये चाहते थे कि हम अलग राज्य में रहेंगे और हमारी जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसको लंबे समय तक रखेंगे। ये पंजाबी सुबह आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला और काफ़ी संघर्ष के बाद भारत सरकार ने क्या किया, पंजाब का पुनर्गठन कर दिया। क्योंकि इस आंदोलन का मांग यही था कि भाई जो है पंजाब को भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए, और सरकार ने क्या किया, 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के तहत हुआ क्या, हुआ ये कि पंजाब में जो है भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया। भाषा के आधार पर पंजाब का एक क्षेत्र तय कर दिया गया जिसमें सिख लोग रहते थे, और पंजाब के कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, वहाँ हिंदी भाषी लोग रहते थे। हरियाणा में हिंदी भाषी लोग रहते थे, और पंजाब का एक क्षेत्र जो है चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो है राजधानी बना दी गई, दोनों देशों की, दोनों की राजधानी बना दी गई। और यहाँ पर क्या किया गया, इसको केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब देखो बंटवारा भी हो गया, सिख जो चाह रहे थे वो भी हो गया। यानी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, कि भाषा के आधार पर पंजाब को क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, और कर भी दिया गया। लेकिन अब इस बंटवारे से पंजाब के सिख कहीं ना कहीं जो है नाखुश हुए। उनका ये कहना था कि भाई साहब भाषा के आधार पर पंजाब को बना तो दिया, लेकिन अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पंजाबी बोली जा रही है। और उनका कहना था कि जहाँ जहाँ भी पंजाबी बोली जा रही है वो क्षेत्र वापस पुनः पंजाब को फिर से सौंपा जाए। इस सुबह आंदोलन का कहना तो यही था कि भाई जो है पंजाबी सुबह आंदोलन का मुख्य मानना यही था कि पंजाब के या पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जिन क्षेत्रों में पंजाबी बोली जा रही है वो सारे क्षेत्र किसको सौंपे जाएंगे, पंजाब को सौंपे जाएंगे। ये कारण हो गया कि बंटवारा होने के बाद भी जो है सिख खुश नहीं हुए, इसका कारण ये हो गया। दूसरा, वो चाहते थे कि चंडीगढ़ पंजाब की है, मतलब वो इसको अपनी राजधानी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि चंडीगढ़ जो है मुख्यतः पंजाब की जो है राजधानी रहेगी और किसी और की नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। एक कारण ये हो गया, और इसके अन्य कारण में से एक कारण माना जाता है जल विवाद। क्योंकि पंजाब का मानना था कि जो पंजाब की नदियाँ थी, नहर थी, वो उनका कहना था कि इस पर सिर्फ पंजाब का ही अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र सरकार ने पंजाब की जो नदी थी, नहर थी, उनका पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहाँ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन क्षेत्रों में क्या कर दिया, पानी बांट दिया। अब पंजाब के सिख जो अकाली दल के नेता थे उनका कहना था कि इस जो नदी का जल का जो पानी है, इसको जो बांटा जा रहा है, इससे पंजाब की आर्थिक ऋण पर हमला किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि पंजाब में वैसे ही पानी की पूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही, और जो पानी है भी वो केंद्र सरकार राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा को दे रहा है। इसकी वजह से और भी वो लोग असंतुष्ट हो गए। ठीक है, इन्हीं कई कारणों की वजह से जो है पंजाब की सिख कौम में काफ़ी असंतोष फैल गया। यही असंतोष 1973 में जो है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बन करके उभरा। अब समझो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है क्या। देखो यहाँ पर, ये देखो पंजाब है, पंजाब में एक जगह है, जगह कौन सी है, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में जो है एक बैठक की गई। बैठक किसके बीच में हुई, अकाली दल के बीच में, अकाली दल और जो है कौन से, जो है इसके अंदर सिख कौम थी। कौन थी, सिख कौम थी। अब इस बैठक का मेन मुद्दा क्या था कि जो है वो चाह रहे थे कि जो पंजाब के साथ जो है व्यवहार किया गया है वो ना हो। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये कुछ जगह हैं यहाँ पर अभी हिंदी बोली जा रही थी, पंजाबी भी बोली जा रही थी, उसके साथ में कुछ अन्य भाषाएं बोली जा रही थी। उनका मानना ये था कि जो पंजाबी वाले क्षेत्र हैं उनको वापस पंजाब को सौंपा जाए। नदियों के जो पानी है उस पर पंजाब का पूरा जो है अधिकार होना चाहिए। ये कई कारण थे। ठीक है, देखो यहाँ पर, ये देखो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये रहा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है 17 अक्टूबर 1973 को पास किया गया। ये रहा जो है आनंदपुर साहिब एक्ट। अब देखो यहाँ पर मुख्य मांगे क्या थी, जो आंदोलन था, इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य मांगे थी कि केंद्र के पास मुद्रा, विदेशी नीति अधिकार के अलावा जो अन्य अधिकार हैं वो राज्य सरकार के पास हों। यानी केंद्र के पास क्या होगा, सिर्फ पैसे का और रक्षा का
ये अधिकार होंगे और विदेश से जुड़ी हुई अधिकार होंगे। बाकी जो मेन अधिकार होंगे और जो अन्य अधिकार होंगे पंजाब के पास ही होंगे, है ना, यानी राज्य के पास होंगे। अगला क्या था कि पंजाब के आंतरिक मामलों पर केंद्र सरकार दखल ना दे, यानी कि पंजाब को एक अलग मुख्य विशेष दर्जा वाला राज्य घोषित किया जाए। केंद्र सरकार का राज्य के ऊपर, यानी कि पंजाब की राज्य सरकार के ऊपर कोई विशेष अधिकार ना हो और उसके ना ही आंतरिक मामलों में दखल दे। ठीक है, अब देखो, सिख को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य मांगे थी। देखो, इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि वो नदियों के जो जल की बात थी कि पंजाब का पानी पंजाब को वापस सौंपा जाए। ठीक है, ये भी उसी के एक मुख्य मांग में से एक था। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो बात हो गई, सरकार से उन्होंने मांग कर दी। ठीक है, अब ये आंदोलन वहीं पर शांत पड़ गया। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित कर दिया। पारित करने के बाद उन्होंने अपनी मुख्य मांगे केंद्र सरकार को भेज दी। ठीक है, कांग्रेस के पास। अब यहाँ पर सरकार बनती है किसकी, अकाली दल की। किसकी, उसी टाइम चुनाव होता है और यहाँ पर सरकार बनती है अकाली दल की। ठीक है, अब अकाली दल की सरकार तो बन गई। अब उस दौरान जो है पंजाब में जो है कांग्रेस हार गई वहाँ से। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी, ठीक है, ये दोनों लोग ने मिलकर के पंजाब के एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत कर सकता था। ठीक है, क्योंकि पंजाब में उस दौरान क्या हो रहा था, जो है कह सकते हैं सिख के जो धार्मिक लोग थे उनका विकास हो रहा था। ठीक है, उसी में से एक व्यक्ति था जिसका पंजाब की सिख कौम के ऊपर काफ़ी प्रभाव था। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडारेवाला। ये आदमी आप ध्यान से देखिएगा, अब यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़े खेल की। ये व्यक्ति है जरनैल सिंह भिंडारेवाला। ठीक है, इसका जो है पंजाब की जो सिख कौम थी उस पर काफ़ी प्रभाव था। ठीक, ये संत टाइप के आदमी थे शुरुआत में, और इन्होंने क्या किया था, जो है पंजाब की कौम को काफ़ी अच्छे अच्छे उपदेश दिए और इनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि कई किताबों में पता चलता है कि इनके कहने से पंजाब के सिख जो युवा लड़के थे उन्होंने नशा छोड़ करके जो है सही रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ किसको पता चली, ज्ञानी जैल सिंह को और जो है राजीव गांधी को। अब इन दोनों ने मिलकर के जरनैल सिंह भिंडारेवाला को प्रमोट कर दिया। प्रमोट करने का मतलब था इनको बड़े मंच पर जो है लाकर प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है फंड दे दिए और इनको काफ़ी प्रमोट किया। अब पंजाब में इनका प्रभाव इतना बढ़ गया था उस टाइम, क्योंकि राज्य के केंद्र सरकार ने भी इनका समर्थन कर दिया। ठीक है, और इनका प्रभाव इतना बढ़ गया पंजाब के अंदर कि पंजाब का हर छोटा बड़ा आदमी इनकी बात मानता था। इसका कारण क्या था, इसके पीछे का राजनीतिक कारण था कि केंद्र सरकार यानी कि जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति पंजाब में मिले जो अकाली दल को कमज़ोर कर सके। और अकाली दल को कमज़ोर करने के लिए ज्ञानी जैल सिंह और जो है राजीव गांधी ने मिल करके क्या किया, इनको चुना, यानी कि इनको जरनैल सिंह भिंडारेवाला को। ये खेल यहीं से उल्टा हो गया। सिलेक्शन तो सही था, शुरुआत में कांग्रेस ने काफ़ी पैसा इन पर लगा दिया। ठीक है, काफ़ी प्रमोट कर दिया। अब ये जो बड़े नेतृत्व वाले नेता बन गए, अब ये इतने बड़े बन चुके थे कि केंद्र सरकार के हाथ से बाहर निकल गए। ठीक है, हालांकि जब चुनाव हुआ 1984 में जाकर के, उस टाइम पर क्या हुआ कि ये कांग्रेस की सरकार भी अपनी बन गई। सरकार तो बन गई, लेकिन ये तब तक इतने बड़े जो है कह सकते धार्मिक नेता बन चुके थे या धर्मगुरु बन चुके थे कि ये कांग्रेस की पकड़ से बाहर हो चुके थे। ये उल्टा क्या हो रहा था, कांग्रेस पर भारी पड़ रहे थे। ठीक है, 1970 का ये जो पंजाब है उस दौरान क्या हुआ, धर्म का प्रचार हुआ धीरे धीरे, और उसी के दौरान क्या हुआ, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांगे फिर से उभर कर आई। उन्होंने अपनी मांगे फिर से रखी और मांगे केंद्र सरकार ने नहीं पूरा करने की वजह से क्या हुआ कि धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर दिया गया। और धर्म युद्ध मोर्चा किसने शुरू किया था, अन्य जो अकाली दल के नेता थे उनके साथ में कौन शामिल हो गए, जरनैल सिंह भिंडारेवाला। ये धर्म युद्ध मोर्चा शुरुआत में तो काफ़ी मतलब जो है संतुलित रहा। ठीक है, लेकिन ये आगे चल के धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक हो गया। कई जाने चली गई उसमें जो है किसमें, धर्म युद्ध मोर्चा में। ठीक है, 4 अगस्त 1982 को धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत होती है। ठीक है, इधर से जरनैल सिंह भिंडारेवाला और इधर से मास्टर तारा सिंह। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया। और नेतृत्व शुरुआत में तो शांत था, लेकिन धीरे धीरे जब ये आंदोलन बढ़ता गया तो ये हिंसात्मक रूप लेता गया। ठीक है, आगे कई जाने चली गई धीरे धीरे, और ये इतना ज़्यादा भयंकर हो गया था कि पंजाब के अंदर जो सिख कौम थी और जो हिंदू कौम थी उन दोनों की जान पर जो है खतरा बन चुका था। पंजाब के हिंदुओं की जो जान जा रही थी, क्योंकि ये आंदोलन शुरुआत तो हुआ था जो है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांगे पूरी करने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे इतना हिंसात्मक हो गया कि पंजाब को एक अलग राज्य
बनाने के लिए भी जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने सोच लिया। मांग शुरू हुई थी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की, लेकिन उन्होंने अब क्या हो गया, इसका रूप इतना बदल गया कि ये चाहते थे कि पंजाब को भारत से अलग ही कर दे, हम पंजाब को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग पर ये लोग तुलाए, क्योंकि ये तब तक की जो है ये जो जर्नैल सिंह भिंडारेवाला थे ये इतने मजबूत हो चुके थे कि ये कट्टरवादी विचारधारा के व्यक्ति बन चुके थे। देखो ये जो धर्म युद्ध मोर्चा था ये शुरुआत में तो बिल्कुल कह सकते हैं अहिंसात्मक था, लेकिन बाद में इतना हिंसात्मक हो गया कि सरकार की बात को भी नहीं सुन रहे थे। ठीक है, वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की भी कोई बात नहीं मान रहे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बिल्कुल चरम पंथ पर पहुँच गए और इन्होंने क्या किया, अपने इस जो है कह सकते धर्म युद्ध मोर्चा को संचालित करने के लिए एक विशेष जगह चुनी, जहाँ से उनको पता था कि आंदोलन हमको वहाँ से चलाएं जहाँ से सही तरीके से चल सके, क्योंकि ये आंदोलन इतना बढ़ चुका था, ये आंदोलन जो है इतना बढ़ चुका था, कह सकते हैं कि अगर इसको कहीं बाहर से ऑपरेट करते तो मुश्किल था। तो उसको सही जगह से चलाने के लिए क्या किया इन्होंने, एक जो है प्लेस चुन लिया। प्लेस कौन सा चुना, इनको ये पता था कि अगर हम ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का चुनाव करेंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है अंदर नहीं आएगी और यहाँ से वो अपना आंदोलन सही तरीके से चला पाएंगे। ये सोचकर जर्नैल सिंह भिंडारेवाला और उनके जो कुछ साथी थे कट्टरवादी विचारधारा के, उन्होंने क्या किया, ये गोल्डन टेम्पल को क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। और गोल्डन टेम्पल के अंदर का जो एक बहुत कह सकते हैं सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, वो क्या था, अकाल तख्त। उस अकाल तख्त को क्या कर लिया इन्होंने, कब्जे पर ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि फरवरी 1983 को पंजाब में हिंसा ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 1983 को पंजाब की डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की हत्या गोल्डन टेम्पल के परिसर के बाहर कर दी जाती है। ठीक है, जिसमें उग्रवादियों का हाथ था। उग्रवादी कौन थे, यही थे, मतलब जो है जर्नैल सिंह भिंडारा वाले और उनके साथी थे, क्योंकि ये बेचारे गए थे, ये अवतार सिंह जो है अटवाल इसलिए गए थे कि जो ये आंदोलन हो रहा है इसको शांत कराया जाए। ठीक है, अब इसको राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया था, ये डीआईजी थे, लेकिन क्या किया, उनको वहाँ पर हत्या कर दी गया। अब यहाँ से अंदाजा लग सकता है कि ये जो है मोर्चा कितना भयंकर रूप ले चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, यानी यहाँ कांग्रेस सरकार को सरकार चलाना इतना मुश्किल हो गया था कि उन्होंने क्या किया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ गया और कांग्रेस सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई, क्योंकि भाई केंद्र पर सरकार कांग्रेस की थी और राज्य सरकार में इस तरह की भयंकर जो है कह सकते हैं हत्याएं हो रही हैं। ठीक है, एक प्रकार से आतंक का माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी भी देश की सरकार को दबाव तो महसूस करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ भी वही हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 1984 जनवरी से मार्च के बीच पंजाब में इतनी हत्याएं हुई जिसकी वजह से वहाँ आतंक का माहौल बन गया। इनमें हिंदू और सिख निर्दोष लोग मारे गए, क्योंकि ये आंदोलन इतना भयंकर हो गया था। अब ये नहीं देख रहे थे कि सिख मर रहे हैं या फिर हिंदू मर रहा है, बस ये में ये कि लोगों की मृत्यु हो रही थी और उनका मतलब ये था कि हम इसको इतना भयंकर रूप बना देंगे कि केंद्र सरकार हमारे आगे झुकेगी। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि मार्च अप्रैल के बीच केंद्र सरकार, कांग्रेस और अकाली दल के बीच में एक बैठक हुई। मतलब हत्याएं इतनी बढ़ गई तो सरकार ने एक मौका दिया अकाली दल को, जो धर्म युद्ध मोर्चा चला रहे थे अकाली दल, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडारेवाला, ठीक है, मास्टर तारा सिंह और उनके जो कई बड़े नेतृत्वकर्ता थे, उनको सरकार ने बैठाकर बात करने का मौका दिया। यानी यहाँ सीधा सीधा जो कुछ लोग हैं सरकार को ब्लेम कर देते हैं कि अगर इंदिरा गांधी चाहती या कांग्रेस सरकार चाहती तो पंजाब में इतनी हिंसाएं नहीं होती। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो है इंदिरा गांधी ने सीधा जो है अकाली दल के साथ बैठक की, लेकिन यहाँ पर भी पंजाब की राजनीति और अकाली दल ने क्या किया, जो बैठक हुई उसमें सही तरीके से बातचीत करके निर्णय नहीं निकाल पाए। यानी कि बैठक का जो है कोई मतलब नहीं निकला, पूरी तरीके से बैठक क्या रही, असफल रही। और कहीं ना कहीं इसका कारण था उग्रवादी विचारधारा। यानी कि जब बैठक हुई तो उस समय भी जो है क्या था कि जर्नैल सिंह भिंडारावाला और उनके जो साथी थे उस बैठक में केंद्र सरकार पर दबाव ही बना रहे थे। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल में हथियारबंद लोग दिखने लगे जो जर्नैल सिंह भिंडारेवाले और उनके उग्रवादी समर्थक थे। यानी कि कुछ ये जो कह सकते हैं जर्नैल सिंह भिंडारेवाला इतना ज़्यादा बड़ा मतलब कह सकते हैं कट्टरवादी विचारधारा का हो गया था कि ये हथियार वगैरह लेकर के गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठ गया और उसके 450 साथी भी क्या हो गए थे, वहीं पर जो है हथियारबंद लोग पहुंच गए। कहाँ पर, अकाल तख्त के पास। ठीक है, 3 जून 1984 को इंदिरा गांधी सरकार ने गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से कर्फ्यू लगा दिया और बिजली पानी कट कर दिया। अब यहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि
केंद्र सरकार ने सीधा एक्शन लिया और जो स्वर्ण मंदिर था उसके चारों तरफ जो पानी और लाइट की व्यवस्था थी उसको कट कर दिया और पंजाब में क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, देखो अभी यहाँ तक भी केंद्र सरकार क्या चाहती थी कि ये मामला शांत हो जाए, क्योंकि 5 से 6 जून के बीच भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की और इसका लक्ष्य था भिंडारे वाले और उनके साथी जो हथियार बंद थे उनको इस मंदिर से बाहर निकालना। देखो ये तो चीज़ स्पष्ट है कि देखो सिख कौम का सबसे पवित्र मंदिर, ठीक है, किसके हवाले हो गया था, कट्टरवादी विचारधारा जर्नैल सिंह भिंडारे वाला और उनके साथियों में। ठीक है, देखो ये उद्देश्य अकाली दल का ये कभी उद्देश्य नहीं था कि पंजाब में इतना हिंसा हो, क्योंकि वो अपनी सिर्फ मांगों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से डर रही थी। ये हर एक राज्य में होता है कि जहाँ पर हर एक राज्य की जो स्थायी पार्टियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार से टकराती रहती हैं, चाहे आजकल की पार्टियाँ देख लो या फिर पहले की पार्टी देख लो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वहाँ पर इतनी हत्याएं हो कि आतंक का माहौल बन जाए। लेकिन पंजाब में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अकाली दल ने शुरुआत तो अहिंसात्मक रूप से की, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडारे वाला और उनके साथियों ने इस आंदोलन को इतना भयंकर बना दिया कि अकाली दल भी मतलब जो है इस बात का कह सकते हैं एक प्रकार से उनको पश्चाताप रहेगा कि वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो। लेकिन अब क्या कि स्थितियां उनके हाथ से बाहर निकल गई, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के हाथ से कौन, जर्नैल सिंह भिंडारे वाला निकल गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये चाहते थे, केंद्र सरकार चाहती थी कि भाई अब सिख का धार्मिक स्थल है, अब सिख सरकार से मांग कर रही कि हमारे धार्मिक स्थल से ये जो कह सकते हैं कट्टरवादी विचारधारा के लोग इनको बाहर निकाला जाए। अब ये सरकार तो उनको बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का सिर्फ मतलब इतना था कि वो जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हथियार बंद लोग, उग्रवादी लोग, जर्नैल सिंह भिंडरवाला के समर्थक और उसको मंदिर से बाहर निकालना। अब यहीं से क्या होती है ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत। देखो केंद्र सरकार ने ये एक्शन ले लिया, ठीक है, इसको नाम दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार। जर्नैल सिंह भिंडारे वालों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन ये सारे जो आप सोच लीजिए इसकी जो मेन लीड कर रहे थे, इस ऑपरेशन को जो मेन लीड कर रहे थे वो कौन थे, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। ये जो है ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ये और इनके साथी मंदिर के बाहर पहुंच गए, मंदिर को घेर लिया, उन्होंने वार्निंग दे दी जर्नैल सिंह भिंडारे वालों को कि बाहर निकल आओ, ठीक है, आप सरेंडर कर दो, ये सारी चीज़ें शांति से समझ ली जाएं। लेकिन इनको ये नहीं आइडिया था, ये इनको पता नहीं था कि जर्नैल सिंह भिंडारे वालों के पास इतना जो है हथियार था, इनको आइडिया नहीं था। वहाँ पर मिसाइल, लॉन्चिंग मिसाइल भी थी उसके पास, ठीक है, और जो कह सकते काफ़ी हथियार था। जब उसने उस तरफ से गोलीबारी शुरू की तो इनको अंदाज़ा लगा, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को तब पता चला कि इस मंदिर के अंदर बारूद बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर विस्फोटक ज़्यादा है, गन्स ज़्यादा है। तब इनको आइडिया लगा कि जर्नैल सिंह भिंडरवाले के पास जो है बहुत ज़्यादा हथियार है, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा। तब इन्होंने क्या किया, एक्शन लिया। और जो है फिर एक्शन में क्या हुआ कि जर्नैल सिंह भिंडारे वाले के साथ में उनके कई साथी कह सकते हैं उसी मंदिर के अंदर मारे गए, ठीक है। और ऑपरेशन की जो है पूरी मेन लीडिंग जो थी वो मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के हाथ में थी। ये देखो ये ऑपरेशन, ये रहा था आपका जो है स्वर्ण मंदिर, और ये रहा जो है वहाँ की इमेजेस थी। रोड पर देखो पुलिस प्रशासन घूम रहा है। तो कह सकते हैं कि जो है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरुआत तो बहुत कह सकते हैं कि नॉर्मल थी। वो नहीं चाहते थे कि हम जर्नैल सिंह भिंडारा वालों को मारें, लेकिन वहाँ पर क्या था कि वो इतना ज़्यादा उग्रवादी हो चुके थे कि मंदिर के अंदर से इतना विस्फोटक पदार्थ उन्होंने चलाया कि जो है लास्ट में जो है भारतीय सेना को एक्शन लेना पड़ा। और उसके तहत क्या हुआ कि जर्नैल सिंह भिंडारे वाला और उनके जो उग्रवादी थे उनकी जो है डेथ हो गई। और ये रही रिपोर्ट्स ऑपरेशन ब्लू स्टार की। तो आशा करते हैं कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार आसान भाषा में समझ आया। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, फिर आपको हम अगली नए वीडियो में बताएंगे।